एबीपी 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री बांग्लादेश के आजाद होने के 50 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित होने वाले समारोह में होंगे शामिल नेपाल, श्रीलंका, भूटान और मालदीव के सरकारों के प्रमुख सहित दुनिया के कई नेता इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान का हिस्सा रहे बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को आजाद हुआ था। 9 महीने के खूनी संघर्ष और भारत से मिले सैनिक सहयोग की बदौलत बांग्लादेश अपनी आजादी हासिल करने में कामयाब हुआ था। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का जन्म हुआ और आवामी लीग के नेता शेख मुजीब बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने। वहीं स्वतंत्रता में 30 लाख लोग पाकिस्तान सेना की जुल्मों का शिकार होकर शहीद हो गए थे। अगर पाकिस्तान की ताजा हालात देखे जाएं तो बलूचिस्तान कभी भी बांग्लादेश बन सकता है, क्योंकि उनकी अंदरूनी कलह बढ़ती ही जा रही है और पाकिस्तानी सेना उन पर बहुत जुल्म ढा रही है। आपको बता दें, बांग्लादेश की 50वीं वर्षगांठ पर 17 से 27 मार्च तक विभिन्न समारोह का आयोजन किया जाएगा। आजादी के 50वीं वर्षगांठ और राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी का साथ मनाई जाएगी। वहीं आपको बता दें, 19 मार्च को श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे दौरे पर ढाका जाएंगे। वहीं नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी 22 मार्च से 2 दिवसीय दौरे पर ढाका में रहेंगी, जबकि भूटान के प्रधानमंत्री लोताय त्शेरिंग 24 मार्च से 25 मार्च तक देश में रहेंगे। भारत के प्रधानमंत्री 2 दिवसीय यात्रा पर 26 मार्च को जाएंगे और मुख्य स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे। यह मौका बांग्लादेश भारत के राजनीतिक संबंधों के 50 साल पूरे होने का भी होगा। बांग्लादेश सरकार ने बताया कि विदेशी गणमान्य अतिथि राष्ट्रपिता की जन्म शताब्दी के मौके पर बंगबंधु संग्रहालय भी जाएंगे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पर हुए कथित हमले में घायल होने के बाद मुख्यमंत्री पहली बार व्हील चेयर पर बैठकर रोड शो करेंगी, जिसके बाद मुख्यमंत्री कोलकाता में एक सभा को भी संबोधित करेंगी। नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर कथित तौर पर हुए हमले में मुख्यमंत्री के हाथ, पैर और कंधों में चोट आई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कल मुख्यमंत्री को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। हालांकि बंगाल सरकार के 6 सांसदों ने इस हमले के मद्देनजर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की थी और चुनाव आयोग को एक रिपोर्ट भी पेश की गई थी, लेकिन बंगाल सरकार की ओर से हमले की भेजी गई रिपोर्ट से चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं है। आयोग ने मुख्य सचिव से आगे की जानकारी मांगी थी। राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी के अनुसार ममता बनर्जी पर कथित तौर पर हुए हमले को लेकर राज्य के मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय से चुनाव आयोग ने एक स्पष्ट रिपोर्ट मांगी थी, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री आज व्हील चेयर पर रोड शो करेंगी। गौरतलब है कि आज से गृह मंत्री असम और पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, तो वहीं रक्षा मंत्री भी असम में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। देश के 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों में भाजपा, कांग्रेस और टीएमसी की जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी। इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा अहम राज्य पश्चिम बंगाल को माना जा रहा है, जिसको फतेह करने के लिए सारी पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, साम दाम दंड भेद अपना रहे हैं। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस भारत की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टियों में से एक है। कांग्रेस नेता आए दिन मोदी सरकार पर देश में चल रहे विभिन्न मुद्दों को लेकर हमलावर रुख अपनाए हुए नजर आते हैं। इसके बावजूद कांग्रेस को एक के बाद एक हार का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस टूटने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस अपनी सत्ता बचाने और पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रतिदिन प्रयास कर रही है, लेकिन ऐसे में हालात पार्टी के विपरीत होते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस में आपस में ही दरार पड़ने लगी है। कांग्रेस में 23 असंतुष्ट नेताओं का मामला अभी तक खत्म नहीं हो पाया था कि इसी बीच कांग्रेस में विधानसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर दरार आ गई है। इतना ही नहीं, टिकटों के आवंटन का जमकर कांग्रेस में विरोध हो रहा है। वह आपको बता दें, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से कुछ ही दिन पहले विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को सीट आवंटन को लेकर कांग्रेस के अंदर दरार पैदा हो गई है। कांग्रेस के लोकसभा सांसद विष्णु प्रसाद के नेतृत्व में चुनाव में टिकटों के आवंटन को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन को देखते हुए पार्टी के राज्य प्रमुख स्थलगिरी ने इस मुद्दे पर नेताओं को आश्वासन दिया है
आपको बता दें 7 मार्च को कांग्रेस और डीएमके के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें कांग्रेस ने राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव में 25 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। डीएमके ने 173 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इसको लेकर कांग्रेस के लोकसभा चुनाव में पार्टी द्वारा उम्मीदवारों की सीट आवंटन पर नाराजगी जताई है। हरिद्वार में महाकुंभ के अवसर पर आयोजित होने वाले नेत्र कुंभ का शुभारंभ मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ऋषिकुल आयुर्वेदिक महाविश्वविद्यालय सभासागर में नेत्र कुंभ का शुभारंभ करेंगे। हरिद्वार महाकुंभ का पहला शाही स्नान 11 मार्च शिवरात्रि के दिन आयोजित किया गया था, तो वहीं अब नेत्र कुंभ का शुभारंभ होने जा रहा है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अनुसार मुख्यमंत्री दयानंद स्टेडियम पर हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद नेत्र कुंभ का शुभारंभ करेंगे। नेत्र कुंभ का आयोजन सक्षम की ओर से किया जा रहा है। सक्षम की ओर से 7 जगहों पर नेत्र शिविर लगाए जाएंगे, जिसमें दिव्य प्रेम सेवा मिशन के अंतर्गत शुक्रवार और शनिवार को शांति कुंज में, शनिवार को नेत्र कुंभ शिविर प्रारंभ हो चुके हैं। ऋषिकेश स्थित परामर्थ निकेतन आश्रम में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव समापन के अवसर पर परमार्थ गंगा घाट पर आयोजित विश्व शांति महायज्ञ में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने परिवार के साथ उपस्थिति दर्ज कराई और गंगा स्नान कर गंगा आरती में प्रतिभा करने के साथ साथ विश्व शांति के लिए आहुतियां भी डाली। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से लदी स्कॉर्पियो कार का मामला प्रतिदिन दिलचस्प होता जा रहा है। इस मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शनिवार रात को पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को गिरफ्तार कर लिया है। सचिन वाजे को 12 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है। सचिन के खिलाफ जालसाजी, विस्फोटक पदार्थ के साथ लापरवाही बरतने, नकली मोहर बनाने और आपराधिक धमकी देने से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद भाजपा ने उद्धव ठाकरे सरकार को घेरना प्रारंभ कर दिया है। महाराष्ट्र भाजपा के वरिष्ठ नेता राम कदम ने वाजे की गिरफ्तारी पर उनके नार्को टेस्ट करवाने की मांग की है। राम कदम ने कहा, आखिरकार सचिन वाजे को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या सचिन वाजे को बचाने का कुकर्म करने वाले शिवसेना नेतृत्व सरकार देश से माफी मांगते हुए सचिन वाजे का नार्को टेस्ट कराएगी। आगे राम कदम ने कहा, हमारी मांग है कि सचिन का नार्को टेस्ट कराया जाए, जिससे पता चले कि महाराष्ट्र सरकार उसे बचाना क्यों चाहती थी। ऐसे कौन से नाम हैं जिनको महाराष्ट्र सरकार बचाना चाहती है। नार्को टेस्ट कराया जाए, जिससे शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार का असली चेहरा जनता के सामने आ सके। इसके साथ ही भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाते हुए कहा, इस मामले में मुंबई पुलिस के और पुलिसकर्मी शामिल हो सकते हैं। क्वाड देशों ने एक स्वतंत्र और सुरक्षित हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए अन्य देशों के साथ काम करने का संकल्प लिया है। आपको बता दें, क्वाड देश यानी भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेता अन्य देशों के साथ मिलकर काम करने का संकल्प लिया है, जो इस क्षेत्र में सामान्य लक्षणों को साझा करें और यह सुनिश्चित करें कि 2022 तक पूरे क्षेत्र में कोविड-19 के टीके लगाए जाएं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा द्वारा वॉशिंगटन पोस्ट के लिए संयुक्त रूप से लिखे गए एक लेख में कहा गया है कि कोर्ट का गठन संकट के समय में हुआ था। 2017 में प्रचार क्षेत्र में चीन के आक्रामक व्यवहार पर लगाम लगाने के लिए क्वाड बनाया गया था। वहीं आपको बता दें, वॉशिंगटन पोस्ट के लिए कोर्ट के 4 नेताओं ने लिखा कि प्रशांत के इस नए युग में हमें फिर से क्षेत्र के लिए काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, इस पृष्ठभूमि के खिलाफ था, लेकिन पहचान भेद के लिए साझा विजन पर फिर से विचार कर रहे हैं, जो मुफ्त, खुला, लचीला और समावेशी है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि हम प्रचार, चुनाव और गतिशील हो और अंतर्राष्ट्रीय और सिद्धांतों द्वारा संचालित हो। भारत में एक बार फिर से महामारी का संकट बढ़ता जा रहा है। प्रतिदिन मामलों में वृद्धि होने के साथ आंकड़े चिंताजनक होने लगे हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 25,320 मामले सामने आए हैं। भारत के विभिन्न राज्य में एक बार फिर से लॉकडाउन लगने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। लोगों की लापरवाही के कारण प्रतिदिन आंकड़े बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में संक्रमण के मामलों में भारी उछाल आया है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में संक्रमण के 16,000 नए मामले सामने आए हैं, जिसके मद्देनजर सरकार ने कई जिलों में लॉकडाउन लगाया है, तो वहीं कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू भी लागू किया गया है। सक्रिय मामलों में भी बढ़त देखने को मिल रही है। 24 घंटे में संक्रमण के 8,522 सक्रिय मामले बढ़ गए हैं, जिससे सक्रिय मामलों का दर बढ़कर 1.85% हो गया है। 16,637 लोगों ने इस महामारी को मात दी है, जिससे रिकवरी दर बढ़कर 96.75% हो गई है, तो वहीं मृत्यु दर 1.40% है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में 13 मार्च तक 22,67,03,641 सैंपलों की जांच की जा चुकी है। महाराष्ट्र में प्रतिदिन हालात बिगड़ने से उद्धव ठाकरे सरकार ने लॉकडाउन को लेकर आखिरी चेतावनी जारी कर दी है। उद्धव ठाकरे ने चेतावनी देते हुए कहा, राज्य सरकार को लॉकडाउन जैसे कठोर उपाय को लागू करने के लिए मजबूर नहीं करें। दोनों महाराष्ट्र के नागपुर, अकोला और औरंगाबाद समेत कई इलाकों में लॉकडाउन लागू किया जा चुका है। सरकार के अनुसार अगर ऐसे ही मामले बढ़ते रहे और लापरवाहियां सामने आती रहीं, तो सरकार को अन्य जगहों पर भी लॉकडाउन का ऐलान करना पड़ेगा। पिछले दिनों देश के कई हिस्सों में जोरदार बारिश हुई, जिसकी वजह से मौसम में भारी गिरावट देखी गई। एक बार फिर मौसम विभाग ने देश के कई अहम राज्यों और क्षेत्रों के लिए बारिश का हाई अलर्ट जारी कर दिया है। 48 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर राज्य में कई स्थानों पर धीमी गति में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं रिपोर्ट की माने तो 16 और 17 मार्च को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना है। पर इस अवधि के दौरान मध्य भारत के दक्षिण भारत तक फ्री मॉनसून दर्ज होगा। क्लाइमेट वेदर के अनुसार नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान और इससे सटे जम्मू कश्मीर के पास दिखाई दे रहा है, जिसका असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ रहा है। बता दें कि क्लाइमेट के अनुसार भारत में वर्षा ऋतु के आने से पहले विभिन्न हिस्सों में प्री मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। ये प्री मानसून गतिविधियां मार्च, अप्रैल और मई के दौरान जारी रहती हैं। ऐसे में प्री मानसून सीजन में इन 3 महीनों के दौरान गरज, बिजली और ओलावृष्टि और जैसी कई गतिविधियां होने की संभावना बनी रहती है। इसके साथ ही साथ देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ स्थान हैं जहां मौसम बहुत ही उग्र रूप ले सकता है। वहीं इस बीच मार्च का पहला पखवाड़ा बीतने वाला है और देश के विभिन्न हिस्सों में प्री मानसून की बारिश दर्ज हुई है। हाल ही में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर और दक्षिण भारत के केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में हल्की आंधी और गरज के साथ बारिश हुई है। आज से इंग्लैंड के खिलाफ भारत का दूसरा T20 मैच का आगाज हो चुका है। टीम इंडिया अपने पिछले मैच से सबक लेते हुए इस मैच में बेहतर प्रदर्शन करने के इरादे से उतरेगी। पिछले 3 महीने में सीमित ओवरों का भारत का यह पहला मैच था, लेकिन लोकेश राहुल, हार्दिक पांड्या और योगेंद्र चहल जैसे विजेता लय में नहीं दिखे। इंग्लैंड में बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग में भारत को 19 साबित कर दिया। हालांकि एक हार से भारतीय टीम की आलोचना नहीं की जा सकती है, क्योंकि इतिहास गवाह है हार के बाद शानदार वापसी के लिए विराट कोहली की टीम माहिर है। कोहली ने हालांकि मैच से पहले एक्सपेक्टेड की बात की थी, लिहाजा ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या से उन्हें बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी, क्योंकि दोनों ही महाराज के नाखून गैर जिम्मेदाराना तरीके से अपने विकेट गंवा बैठे थे। आपको बता दें, कोहली ने मैच के बाद कहा था कि इस विकेट पर मनमाफिक शॉट नहीं खेल सके थे। सिफारिश बात का उदाहरण थी कि क्रश की गहराई का इस्तेमाल कैसे करना है और उछाल से कैसे निपटना है। बाकी बल्लेबाज ऐसा नहीं कर सके। यह खराब बल्लेबाजी थी और हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा।
इस ईयर के अच्छे प्रदर्शन के बाद सूर्य कुमार यादव को अपनी बारी के लिए इंतजार करना पड़ सकता है और मध्य क्रम में एक ही जगह खाली है। वैसे कोहली अंतिम एकादश में बदलाव के लिए मशहूर हैं। जापान में एक बार फिर से बर्ड फ्लू का कहर तेजी से फैल रहा है। बर्ड फ्लू के सबसे ज्यादा असर टोचिकी प्रांत में देखने को मिल रहा है। टोचिकी प्रांत में बर्ड फ्लू ज्यादातर फॉर्म में फैल रहा है। बर्ड फ्लू के नए प्रकोप से निपटने और इसे फैलने से रोकने के लिए इसकी चपेट में आए फॉर्म की 77,000 मुर्गियों को मारा जाएगा। बर्ड फ्लू से प्रभावित फॉर्म के 1.9 मील के दायरे में एक संरोध क्षेत्र स्थापित किया गया था और 10 किलोमीटर की सीमा के भीतर अंडे और पोल्ट्री उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। टोचिकी प्रांत से पहले जापान के विभिन्न क्षेत्रों जिसमें शिगा, तोकुशिमा, नारा, ओइता, हिरोशिमा, मियाजाकी, फुकुओका, चिबी, कगवा आदि शामिल थे। जापानी कृषि और मत्स्य मंत्रालय के अनुसार बर्ड फ्लू का नया प्रकोप बेहद ही घातक है। जापान में शुरुआत नवंबर के महीने में हुई थी। बर्ड फ्लू की वजह से दिसंबर में बड़े पैमानों पर मुर्गियों को मारा गया था। जापान के 47 प्रांतों में से 17 बर्ड फ्लू के प्रकोप से प्रभावित हैं। कृषि मंत्रालय के अनुसार बर्ड फ्लू को रोकने के लिए लगभग 9.7 मिलियन घरेलू पक्षियों को पहले ही मारा जा चुका है।